तो आज हम लोग जनरल पैथोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्टरी क्लास लेंगे और ये लेक्चर सीरीज जो है लगातार चलती रहेगी। हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आयुर्वेद और BMS और AIPGET एंड UPSC AMO आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। और आज का जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू जनरल पैथोलॉजी नाम से आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो जनरल पैथोलॉजी सबसे पहली बात होती क्या है? तो पैथोलॉजी जो होती है एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जिसमें हम स्टडी करते हैं डिजीज़ के बारे में, डिजीज़ और उसके मैनिफेस्टेशन, वो किस तरह हमें साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है, डिजीज़ और मैकेनिज़्म। मतलब पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज़ एंड मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़ विच प्रोड्यूस साइन एंड सिम्टम। अभी बताया जाएगा कि जनरल और सिस्टेमिक जो पैथोलॉजी है उनमें क्या अंतर है। तो जनरल पैथोलॉजी जो होती है वो आपके सेल या टिश्यू स्ट्रक्चर को के पैथोलॉजिकल कंडीशन को अध्ययन करते हैं, और सिस्टेमिक में ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मीन्स सिस्टेमिक पैथोलॉजी एक बृहद स्तर पर अध्ययन किया जाता है, और जनरल पैथोलॉजी सेल एंड टिश्यू लेवल पर किया जाता है। तो ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी के अंतर्गत आ रहा है सेलुलर पैथोलॉजी, मॉर्बिड एनाटॉमी जिसको हम पोस्टमार्टम कहते हैं, मेडिको लीगल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, एंड उसके बाद आ रहा है माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब को अलग अलग स्टडी करते हैं, जैसे बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, प्रोटियोलॉजी, प्रोटोजियोलॉजी। तो हेमाटोलॉजी में ब्लड की जो है लेबोरेटरी एनालिसिस की जाती है, उसमें डिजीज़ देखा जाता है, लेबोरेटरी स्टडी ऑफ डिजीज़ेस ऑफ द ब्लड। केमिकल पैथोलॉजी में हम स्टडी करते हैं हमारे बॉडी में कोई केमिकल सब्सटेंस आ गया है, कोई पॉइजन आ गया है, या किसी ट्रेस एलिमेंट की कमी, अधिकता, ये सब का एनालिसिस करते हैं। जिससे बताया जाता है कि आपके अंदर आयरन की कमी आ गई है या आपके अंदर किसी विटामिन मिनरल की कमी है, तो केमिकल पैथोलॉजी। इम्यूनोलॉजी भी एक प्रकार का पैथोलॉजी का ही पार्ट है। इसमें करते हैं होस्ट डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल। तो और जेनेटिकल जो पैथोलॉजी है वो आपके DNA बेस्ड पर आपकी बीमारी का अंदाज़ा लगा लेती है। ये सब पैथोलॉजी के विभाग हैं, ब्रांचेस ऑफ द पैथोलॉजी। सेलुलर पैथोलॉजी, मॉर्बिड एनाटॉमी। जो मॉर्बिड एनाटॉमी है ये पोस्टमार्टम मेडिको लीगल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करती है। इसके बारे में आपको 3rd ईयर में पढ़ाया जाएगा। अब आ रही है कुछ डिफिनीशंस, वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन। पैथोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ डिजीज एंड मैकेनिज्म दैट प्रोड्यूस डिजीज। एटियोलॉजी आ रही है, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड एज पैथोलॉजी। पैथोजेनेसिस क्या होती है? पैथोजेनेसिस जो है अंडरलाइंग मैकेनिज्म, उसके मैकेनिज्म क्या है। जैसे कि पहले जैसे डेंगू के मैकेनिज्म है कि पहले मच्छर ने काटा, उसके बाद उसके लार्वा जो है अंदर बने, ऐसे से जो मैकेनिज्म है, तो वही है इसकी पैथोजेनेसिस। इसके बाद है पैथोफिजियोलॉजी। तो चेंज इन फिजियोलॉजी कॉज्ड बाय पैथोजेंस। आपकी जो भी आपके जो बाहरी स्ट्रेस हैं, जो भी बाहरी पैथोजेंस हैं, उसके वजह से आपकी फिजियोलॉजी में चेंजेस आ गए कुछ, तो उसे ही कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। द फंक्शनल चेंजेस एसोसिएटेड विथ और रिजल्टिंग फ्रॉम डिजीज और इंजरी। अब ये मॉर्फोलॉजी भी एक प्रकार का पैथोलॉजिकल स्टडी है। तो ये जो है मॉर्फोलॉजी क्या होती है इसको समझ लीजिए। ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ टिश्यू। ग्रॉस या फिर माइक्रोस्कोपिक, कुछ लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी में रख दो, तो ऐसा नहीं है। अगर अपीयरेंस की स्टडी कर रहे हो तो उसको मॉर्फोलॉजी में ही रखने का जो है सिस्टम है। अब जनरल पैथोलॉजी फोकसेस ऑन फंडामेंटल सेलुलर एंड टिश्यू रिस्पांस। जो है
फंडामेंटल सेलुलर एंड टिश्यू रिस्पॉन्स की स्टडी को हम लोग जनरल पैथोलॉजी में रखेंगे और सिस्टेमिक पैथोलॉजी को हम लोग रखेंगे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, जैसे कि पूरे लंग्स में डैमेज आ रहा है तो वो सिस्टेमिक सिस्टम हो गया, सिस्टेमिक पैथोलॉजी के अंतर्गत आ रहा है। पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बात है तो वो उसमें चला गया। और केवल एक सेल की अगर आप बात करेंगे तो जनरल पैथोलॉजी। तो आज का लेक्चर जो है सेल के ऊपर है कि सेल में कैसे सिस्टम होता है, एपोप्टोसिस क्या होती है, इन सब बारों में, इन सब चीज़ों के बारे में आज का लेक्चर है। तो सेलुलर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड नॉक्सियस स्टिमुलाई। तो सबसे पहली बात आपको बता दूं कि जो सेल होता है वो अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होता रहता है। आसपास के उसके वातावरण में कई चीज़ें मौजूद होती हैं जिसके जिसके साथ उसको तालमेल बैठाकर अपना अपना जो है जीवन अधिक से अधिक काल तक चलाना पड़ता है। तो उसको चलाने के लिए एकोमोडेट करना पड़ता है, चेंजिंग डिमांड के, उसकी इन्वायरमेंट की डिमांड के तहत उसको बदलना पड़ता है अपने आप को। और जैसे ही वो बदलने की कुछ उसकी लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह बदल जाएगा, एक लिमिट में ही बदलता है, उसके बाद उसका डेथ हो जाता है। तो यही आप सिस्टम देखेंगे कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाया गया, सेल जो है डेथ की ओर बढ़ा। सबसे पहले उसने कुछ एडॉप्टेशन किए और फाइनली वो डेथ हो गई सेल की। तो सेल कॉन्स्टेंटली एडजस्ट देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू एकोमोडेट चेंजिंग डिमांड्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रेसेस। तो सेल्स टेंड टू मेंटेन देयर इंट्रासेलुलर पैरामीटर। होम्योस्टेसिस मेंटेन रखना सेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सेल की बहुत ही आवश्यकता है कि वो अपनी होम्योस्टेसिस मेंटेन करे। होम्योस्टेसिस मीन्स होता है परफेक्ट पीएच, परफेक्ट जो है एक रेंज में रहे आपका पीएच, आपका प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन डिग्रेडेशन, एवरीथिंग मस्ट बी इन परफेक्ट प्लेस। तो इसी को बोलते हैं होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, सेल की जो है ज़रूरत है, उसी से सर्वाइवल होता है सेल का। तो ए सेल इनकाउंटर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, पैथोलॉजिकल स्टिमुलाई, दे अंडरगो अडॉप्टेशन टू प्रिजर्व वाइटैलिटी। अपने जीवन को बचाने के लिए उसे अडॉप्टेशन करना ही पड़ता है। तो ये कई तरीके से कर सकता है, 4 तरीके से करता है। हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज इन साइज। हाइपरप्लेसिया, इंक्रीज इन नंबर्स। हाइपरप्लेसिया मीन्स होता है सेल्स का नंबर बढ़ जाना, और हाइपरट्रॉफी मीन्स होता है इंक्रीज इन साइज। हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, एट्रॉफी, इंक्रीज इन, डिक्रीज इन साइज। ये हाइपरट्रॉफी का उल्टा है एट्रॉफी। और मेटाप्लेसिया है चेंजिंग फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, मीन्स इसमें डिफरेंशिएटेड सेल चेंज इनटू अनदर डिफरेंशिएटेड सेल। इसमें जैसे कि कोई सेल बन चुकी है, जैसे अभी बताया जाएगा आपको कि जो सिगरेट पीने वाले स्मोकर्स लोग हैं उनके लंग्स में जो सिलिएटेड एपिथेलियम थी, वो स्मोकिंग की वजह से, लगातार स्मोकिंग की वजह से वहाँ पर स्ट्रिएटेड स्क्वामस एपिथेलियम वहाँ पर आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि वहाँ पर आपने स्ट्रेस अधिक दिया, बहुत अधिक केमिकल्स का वहाँ पे जब स्ट्रेस डाला तो वहाँ की एपिथेलियम, differentiated epithelium changes into another differentiated epithelium to protect its own survival. If the adaptive capability is exceeded or if the external stress is inherently harmful, cell injury develops. अगर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस हो जाएगा तो इंजरी हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बता चुका है। विद इन सर्टेन लिमिट्स इंजरी रिवर्सिबल, बट कुछ समय तक जो है रिवर्सिबल हो सकती है। लेकिन अगर स्ट्रेस को लगातार आपको बनाया हुआ है, वो स्ट्रेस कैसा भी हो सकता है, फिजिकल हो सकता है और इंजरियस हो सकता है, या फिर केमिकल हो सकता है, हार्मोनल हो सकता है, वायरल, बैक्टीरियल, कैसा भी स्ट्रेस हो, वो जो है बॉडी कुछ देर तक या फिर सेल जो है कुछ देर तक उसको झेलेगा, अपने अंदर एडाप्टेशन लाएगा, पूरी कोशिश करेगा वाइटैलिटी के लिए, और उसके बाद वो जो है अगर नहीं कर पाया तो सेल डेथ हो जाएगी। और सेल डेथ जो है 2 प्रकार की होती है, एक एपोप्टोसिस, एक नेक्रोसिस। नीचे वाली लाइन में, अभी इस चार्ट को आप लोग अगर समझ गए तो आपको
पूरी तरह ही क्लियर हो जाएगा। ये देखिए नीचे जो है दोनों नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस जो पर्पल में लिखा हुआ है, ये दोनों ही डेथ है, सेल की डेथ। जो एपोप्टोसिस है ये प्रोग्राम सेल डेथ है। मीन्स अगर बॉडी की इंटीग्रिटी यानी सेल की इंटीग्रिटी पर खतरा है, जैसे कि कुछ डैमेज हो गया है, डीएनए में डैमेज हो गया है या प्रोटीन में बहुत भारी मात्रा में डैमेज हो गया है, तो सेल जो है खुद जो है सेल अपने सिस्टम को एक प्रोग्राम्ड मैनर में विदाउट लूजिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी वो अपने मेम्ब्रेन को वो अपने न्यूक्लियर सिस्टम को डैमेज कर देता है, जिससे कि ये प्रोग्राम सेल डेथ है। ये बहुत ज़रूरी है, प्रोग्राम सेल डेथ होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस जो है पैथोलॉजिकल कंडीशन, इसमें किसी जो है जो भी स्ट्रेस हैं बाहरी, उनके प्रभाव में आकर ये जो हैं सेल जो है नेक्रोसिस स्टेज में चले जाते हैं और उनका जो है सिस्टम समाप्त हो जाता है। तो ऊपर ही इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जो नॉर्मल सेल है होमियोस्टैसिस कंडीशन में है। अब ये दो दो भाग में, या तो उसका जो है इंजूरियस स्टिमुलेशन आप दीजिए या स्ट्रेस इंक्रीज्ड डिमांड स्ट्रेस दीजिए, तो वो एडॉप्टेशन करेगा। वो जितनी हो सकती है वो अपना एडॉप्ट कर लेगा, और एडॉप्ट करने के बाद अगर वो इनएबिलिटी टू एडॉप्ट करता है तो वो सेल इंजरी कॉज कर जाएगी। थोड़ी सी सेल इंजरी मतलब कि कुछ इंजरी होगी सेल को, जैसे उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फट जाना, या फिर कोई प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो जाना, लाइसोसोम का फट जाना, ये सब जो है होगा। उसके बाद तीन विभाग में ये बंटता है। रिवर्सिबल सेल इंजरी, तो ऐसी इंजरी जो रिवर्सिबल हो, वापस आ जाए बैक टू द नॉर्मल स्टेट। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, हार्ट की मसल्स जो होती हैं, हार्ट की मसल्स जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं और हमेशा ब्लड को पंप करती रहती हैं। लेकिन अगर हाई बीपी हो गई किसी पेशेंट को, हाई बीपी पेशेंट में वो डिमांड बढ़ जाती है, अधिक ब्लड सप्लाई करना पड़ता है, अधिक फोर्स लगाना पड़ता है, तो हाइपरट्रॉफी आती है। लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है तो वो सेल जो है और अधिक हाइपरट्रॉफ नहीं हो पाती और पूरी तरह डैमेज हो जाती है, पॉइंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है, और उसके बाद नेक्रोसिस और हार्ट फेल हो जाता है। और सब सेलुलर अल्टरेशन में मतलब अपने कुछ बदलाव हो जाती है, ये पैथोलॉजिकल है, ये पूरी तरह पैथोलॉजिकल है। इसमें डायरिया का एग्जाम्पल इसको समझाया गया है। इसको अब देखेंगे। अभी सेल इंजरी तीन भाग में बंटता है: रिवर्सिबल सेल इंजरी, सब सेलुलर अल्टरेशन एंड एपोप्टोसिस। ये पॉइंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है नेक्रोसिस हो ही ना तय होता है। ये वही एक मसल का एक पिक दिखाया जा रहा है। नॉर्मल मायोसाइट्स थोड़ा सा एडॉप्ट किया, बड़ा हो गया, और बहुत अधिक सेल इंजरी हो गई अगर, तो ये डैमेज होने लगा और उसके बाद सेल डेथ हो गई। वही सब बातें हैं। मायोकार्डिया सब्जेक्टेड टू परसिस्टेंट इंक्रीज्ड लोड हाइपरटेंशन, जो बातें मैंने अभी तक बताई हैं वैसी में बताया जा रहा है। इफ़ द इंक्रीज डिमांड इज़ नॉट रिलीव्ड, इस्चीमिया जो है होता है ब्लड फ्लो का रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो हो जाना। ये ऑकुल्ड कोरोनरी आर्टरी के वजह से होता है। इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका जो है सेल डेथ होती है, सेल में इंजरी कॉज होती है, सेल डेथ होती है। इस्चीमिया इज़ द मेन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो मायोकार्डियम जो है अगर शुरुआती दौर में जैसे किसी को थोड़ा सा ऑकुल्ड कोरोनरी आर्टरी हुई, थोड़ी बहुत हुई, तो वो वापस आ जाएगा, रिवर्सिबल। लेकिन अगर बहुत ही अधिक मात्रा में इस्चीमिया का अटैक आया है उसे,
तो वो वापस नहीं आ पाएगा, तो यही होगी, उसकी डेथ हो जाएगी। सेलुलर एडॉप्टेशन टू स्ट्रेस। अब जो है सेलुलर एडॉप्टेशन, वही चारों के बारे में आपको विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। तो सेलुलर एडॉप्टेशन क्या है कि सेल का एडॉप्ट कर लेना बाहरी स्ट्रेस के, जो भी बाहर की स्ट्रेस हैं उससे एडॉप्ट करके अपने लाइफ को बचाने की संभावना बनाना। इसको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इससे रिलेटेड एक डिजीज़ है जिसका नाम है कैंसर, जो कैंसर अभी आपको बाद में बताया जाएगा। स्लाइड नहीं दिख रहा है? स्लाइड नहीं दिख रहा है, एक सेकंड। तो सेलुलर एडॉप्टेशन टू स्ट्रेस। Adaptation are reversible changes in the number and size and phenotypes, metabolic activities or function of cells in response to changes in environment। ये सिंपल सी बात है कि जब भी कोई बाहरी जो है स्ट्रेस या फिर बाहरी जो हमें स्टिमुलस हैं, नॉक्सियस स्टिमुलस प्रभावित करते हैं, तो या तो सेल की साइज, या तो नंबर, या उसका फेनोटिपिक कलर, कॉम्प्लेक्सन, ये सब जो चेंज होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी चेंज हो सकती है और फंक्शन ऑफ द सेल भी चेंज हो सकता है। तो ये कैसे होता है? फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन। एक होगा फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन, एक होगा पैथोलॉजिकल एडॉप्टेशन। तो फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन में आपको कोई भी परेशानी की बात नहीं है, उसका इलाज करने की आवश्यकता मतलब नहीं है, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। यहाँ दिखाया जा रहा है 2 टाइप्स ऑफ सेलुलर एडॉप्टेशन, एक होगी फिजियोलॉजिकल, एक होगी पैथोलॉजिकल। तो एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जो हार्मोन इंड्यूस्ड इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड यूटेरस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ब्रेस्ट एंड यूटेरस का जो है इनलार्जमेंट होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये है फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन, हार्मोन इंड्यूस्ड होता है ये ज़रूरी है, ये फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन। अब पैथोलॉजिकल एडॉप्टेशन है रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस दैट अलाउ सेल्स टू मॉड्यूलेट देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू एस्केप। ये इसमें सिंपल सी बात ये है कि ऐसा इफेक्ट आएगा बॉडी का या उस सेल का जो कि इंजरी से एस्केप करना चाहे। अब इसको कोई इंजरी कर रहा है तो वो भागेगा ही, वहाँ से इंजरी से हटेगा ही। तो एस्केप फ्रॉम द इंजरी ये पैथोलॉजिकल एडॉप्टेशन में आप लोग देखेंगे। इसमें आ रहा है हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी जो है 2 भाग में बंटता है, पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी एंड फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी इज एन इंक्रीज इन द साइज, ये साइज का बढ़ना है, सेल के साइज का बढ़ जाना। इसमें पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल है। तो फिजियोलॉजिकल में वेट लिफ्टर का एग्जाम्पल दिया गया है। वेट लिफ्टर जो होते हैं वो अपने जो है वेट को उठाते उठाते अपने जो है मसल्स गेन कर लेते हैं। तो वो कैसे करते हैं? हाइपरट्रॉफी के तहत उनकी एक एक जो मसल फाइबर हैं वो हाइपरट्रॉफ्ड हो जाती हैं। और पैथोलॉजिकल में आ रहा है एग्जाम्पल ऑफ पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, कार्डियक इनलार्जमेंट। ये मैंने अभी आपको बता दिया है, एडोटिक वाल्व डिजीज़ या कोई भी कार्डियक डिजीज़ या हाइपरटेंशन आपको हो जाएगी, तो उसमें आपको कार्डियक इनलार्जमेंट आपको मिलेगा। हाइपरटेंशन इसीलिए डैमेजिंग है, हाइपरटेंशन किसी को भी हो जाए तो ये एक वेरी डैमेजिंग कंडीशन क्यों है? क्योंकि ये कार्डियक इनलार्जमेंट इसको कॉज कर देता है, कार्डियक इनलार्जमेंट कॉज करता है, जो कि बाद में चल के हार्ट अटैक से जो है रिलेटेड बन जाता है। इसलिए ब्लड प्रेशर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके बाद ये कंटिन्यू कर रहा है मैकेनिकल ट्रिगर्स सच एज स्ट्रेच। वो मैकेनिज्म क्या है बता रहा है कि तो स्ट्रेच
एंड अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये हर जगह कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपरट्रॉफी को ट्रिगर करने के एजेंट कौन से हैं। तो अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। अब आ रहा है हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया जो है इंक्रीज्ड इन नंबर ऑफ द सेल्स। तो इन नॉर्मल कंडीशन हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया एक साथ होता है। मींस कुछ मसल्स जो हैं बड़ी होती हैं और कुछ मसल्स जो हैं गेन भी होती हैं। न्यू मसल फाइबर आर आल्सो प्रोड्यूस्ड। लेकिन जब अलग से हो दोनों तो उसको बोलेंगे हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरप्लेसिया टेक्स प्लेस इफ द पॉपुलेशन इज कैपेबल ऑफ रिप्लिकेशन। सबसे पहली बात, रिप्लिकेशन के कैपेबल तो होनी ही चाहिए। इट मे अकर्स इफ विथ हाइपरट्रॉफी एंड ऑफन रिस्पॉन्स टू द सेम स्टिमुलाई। सेम स्टिमुलाई, वही जो उसमें स्टिमुलाई थे, वर्कलोड और केमिकल जितने थे वही उसके जो है रिस्पॉन्स होंगे, रिस्पॉन्सिंग एजेंट होंगे। इसमें भी दो होगा, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल। एक आ रहा है हार्मोनल हाइपरप्लेसिया। तो हाइपरप्लेसिया मतलब ये होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स। तो ये प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल ब्रेस्ट का जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, प्रोलिफरेशन ऑफ द ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट एट प्यूबर्टी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसका एक एग्जाम्पल है। अब आ रहा है कॉम्पेंसेटरी हाइपरप्लेसिया। इसमें जो है लीवर के बारे में बताया जा रहा है कि लीवर को यदि आपने काट दिया, मतलब किसी भी तरह से लीवर डैमेज हो गया है, तो लीवर 12 घंटे के बाद वो अपना कॉम्पेंसेटरी हाइपरप्लेसिया स्टार्ट कर देता है। मतलब जितने भी सेल लॉस हुए हैं उनको कंपनसेशन करने के लिए इवेंचुअली रिस्टोरिंग द लीवर जो है बहुत ही तेज़ी से रिस्टोर होने वाला ऑर्गन है, और ये हाइपरप्लेसिया का एक शानदार एग्जाम्पल है, और ये फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया है। अब आ रहा है पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया। ये दोनों याद रखना है, दोनों का एग्जाम्पल। अब ये जो आ रहा है पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया, तो ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाली जो समस्या है, इसके बाद जो है ये जो प्रोसेस है ये केयरफुली कंट्रोल्ड मैनर में होती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के वेरी कंट्रोल मैनर में होती है। अगर इनका कंट्रोल अगर हटा तो वहाँ पर यूट्रस में बहुत अधिक मात्रा में जो है प्रोलिफरेटिंग फाइब्रोब्लास्ट बन जाएंगे, ब्लड वेसल्स बन जाएंगे। तो वो भी जो है एक प्रकार का पैथोलॉजिकल कंडीशन बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल आ रहा है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा। ये जो क्या करता है, ये स्किन वॉट में करता है और म्यूकोजल लीजन कर देता है। म्यूकोजल लीजन और स्किन वॉट, ये मतलब वहाँ पर एक छत्तेदार आकृति बना देगा, एक प्रकार का ट्यूमर जैसा आप कह सकते हैं, वो बना देगा। तो HPV से जब इन्फेक्शन हो जाता है सेल का, तो वो पूरी तरह से पैथोलॉजिकल हाइपरप्लास्टिक का एक एग्जाम्पल बन जाता है। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कॉजेज स्किन वार्ड एंड म्यूकोजल लीजन। आप इसको देख सकते हैं भी, इसका एक सेशन चलेगा दिखाने वाला भी कि कौन कौन सी डिजीज़ कैसे कैसे होती हैं। तो हेयर आर द ग्रोथ फैक्टर्स में बी प्रोड्यूस्ड बाय द वायरस। तो ग्रोथ जो फैक्टर है वायरस से भी प्रोड्यूस हो सकती है और वायरस अफेक्टिंग सेल से भी प्रोड्यूस हो सकती है। अब आ रही बात एट्रोफी की। एट्रोफी जो है हाइपरट्रॉफी का उल्टा है, मतलब सेल साइज का कम हो जाना। तो ये कैसे होगा? अब जब एकदम अपोजिट है तो पूरी बात भी अपोजिट होगी। जैसे डिक्रीज्ड वर्कलोड, आपने जो है मेहनत करना, जिम जाना छोड़ दिया, तो आपकी मसल्स जो हैं एट्रोफिक कंडीशन में चली जाएंगी। या लॉस ऑफ इनर्वेशन, जिससे कि ब्लड सप्लाई वगैरह जो इनर्वेशन होती है उसका लॉस हो जाना, या डिमिनाइज्ड ब्लड वेसल, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, लॉस ऑफ एंडोक्राइन
स्टिमुलस। और एजिंग, बुढ़ापा, एजिंग की वजह से भी ये लॉस होती है हमारी मसल्स। ये इसको आप आयुर्वेद में धातु क्षय से कंपेयर कर सकते हैं, वातजन्य धातु क्षय। इससे पूरी की पूरी बॉडी जो है डिजनरेशन को प्राप्त हो रही है, एट्रोपी को प्राप्त हो रही है। तो इसके कॉज हैं बहुत सारे। एट्रोफिक, इसमें जो है सेल का साइज घट जाना एट्रोफिक कहलाता है। तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से हो सकती है, प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाए और प्रोटीन डिग्रेडेशन ज़्यादा हो जाए, या फिर इसके कई पाथवेज हैं। कैटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज कर जाए, एनाबॉलिक डिक्रीज कर जाए, प्रोटियोलिसिस स्टार्ट हो जाए, प्रोटीन जितने भी हों शरीर में वो डैमेज होने लगे। एट्रोफी इज आल्सो एक्कम्पनीड बाय इंक्रीज्ड ऑटोफेजी। जो ऑटोफेजी है ये बहुत ही एक प्रकार का एक सिस्टम है जिसमें सेल जो है इतनी न्यूट्रिएंट डिप्राइव्ड हो जाती है कि खुद के ही सेल के ऑर्गेनेल्स एंड कंपोनेंट्स को खाने लगती हैं। तो ऑटोफेजी इज ए प्रोसेस इन विच स्टार्व्ड सेल ईट्स इट्स ओन कंपोनेंट्स इन ए अटेम्प्ट टू फाइंड न्यूट्रिएंट एंड सर्वाइव। सर्वाइवल के लिए सेल जो है कुछ भी करने को तैयार है, यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो आट्रोफी इज आल्सो accompanied बाय इंक्रीज्ड ऑटोफेजी विद रिजल्टिंग इंक्रीज्ड इन द नंबर ऑफ ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। ऑटोफेजिक वैक्यूल भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसके बारे में आप लोग देखिए। अब आ रहा है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया कंडीशन में क्या होता है? तो मेटाप्लेजिया कंडीशन में डिफरेंशिएटेड सेल, मैंने पहले ही बताया था, एग्जाम्पल दिया था मैंने सिगरेट स्मोकर का एग्जाम्पल देकर मैंने मेटाप्लेजिया के बारे में बताया था। तो मेटाप्लेजिया इज रिवर्सिबल चेंज इन विच एन वन एडल्ट सेल टाइप, मतलब डिफरेंशिएटेड सेल टाइप, इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एडल्ट सेल टाइप। तो चेंज हो जाता है, मतलब कोई सेल रहेगा जैसे कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स अगर रहेगा तो वो दूसरे में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में चेंज हो जाएगा अपने जीवन की रक्षा के लिए। वो सेल खुद अपनी जीवन की रक्षा के लिए प्रेरित है, उसको मतलब एक प्रकार का एहसास नहीं हो रहा है कि इससे जो है गले में उतरे जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं वो बाहर कैसे जाएंगे, इसका कोई एहसास नहीं है। वो अपनी जीवन को बचाने के लिए संघर्षरत है, इससे आप समझ सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सेलुलर एडाप्टेशन, cells sensitive to a particular stress are replaced by other cell type with it better withstand to the adverse environment। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का तो आप नियम जानते ही होंगे। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नियम के तहत अगर एडॉप्टिव कंडीशन बदली गई तो उसमें बेटर एडॉप्टर जो होगा वही सर्वाइव कर सकता है। तो अगर आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है डिमोनाइज्ड होने के लिए तैयार रहिए, इसमें यही सिस्टम चलता है। तो मेटाप्लेजिया इज थॉट टू अराइज, ये इसका जेनेटिक प्रोसेस क्या है? तो रीप्रोग्रामिंग, जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग ऑफ द स्टेम सेल्स। ये याद रखने की बात है कि इसकी जो मैकेनिज्म है जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग है, ना कि ट्रांस डिफरेंशिएशन। ये क्वेश्चन में आ सकता है कहीं भी कि मेटाप्लेजिया की मैकेनिज्म किस प्रकार से बताई गई है, तो जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग इसका आंसर है। एग्जाम्पल ऑफ मेटाप्लेजिया इज द स्क्वामस चेंज दैट अकर्स इन द रिस्पिरेटरी एपिथेलियम इन हैबिचुअल स्मोकर, मैंने बता दिया है इसको। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से भी हो सकती है स्क्वामस एपिथेलियम, और भी बहुत सारे पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, लेकिन मेन ये नीचे वाली सबसे लाइन में दिखा रहा है द इन्फ्लुएंस that induce metaplastic transformation if persistent may predispose to malignant transformation of the epithelium। जो भी हमारे स्टिमुलस दिया जा रहा है उससे अगर आपने रोक दिया तो ठीक है, अन्यथा वो मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन में भी जा सकता है। में लिखा हुआ है, जरूरी नहीं कि जाए ही, तो मलिग्नेंट ट्यूमर में जा सकता है, मलिग्नेंसी यानी कैंसर सेल्स में जा सकता है। उसके बाद इसकी जो है आप
किसी भी तरीके से इसका इलाज संभव नहीं है अगर मैलिग्नेंट हो गया। तो ये जो फिगर आपको दिखाया जा रहा है ये बहुत ही शानदार इमेज है, और इसमें आपको दिखाया जाएगा कि जो ट्रैकिया की जो वॉल्स हैं सबसे पहले नॉर्मल कॉलमनर एपिथेलियम से लदी हुई थी, मोटी मोटी जो बड़ी बड़ी हैं, ये वाली बड़ी वाली उससे थी। तो इससे म्यूकस जो है बाहर की ओर ढकेला जा रहा था सिलिया से। लेकिन जैसे ही स्मोकर लोग आए, स्मोक भरा अपने लंग्स में, तो स्मोक के जो है स्टिमुलस से ये सब सेल जो है कन्वर्ट हो गई स्क्वामस मेटाप्लेजिया में। तो ये एक प्रकार का मेटाप्लेजिया की एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है। अब इसके बाद आ रहा है सेल इंजरी एंड सेल डेथ। तो सेल इंजरी रिजल्ट व्हेन सेल्स आर स्ट्रेस सो सेवरली दैट, सेल इंजरी एंड सेल डेथ मैंने आपको बताया हुआ है कि कब होती है, जब सेवरली अफेक्टेड जो डैमेजिंग एजेंट्स हैं वो बॉडी को या सेल को इतनी भयानक तरीके से प्रभावित कर रहे हैं कि सेल जो है डैमेज हो जा रही है, पूरी तरह से समाप्त हो जा रही है। तो डिफरेंट इंजरियस स्टिमुलाई अफेक्ट मैनी मेटाबॉलिक पाथवे एंड सेल ऑर्गेनेल्स। अलग अलग जो हैं अलग अलग पाथवे को डिस्टर्ब करते हैं, और जितने इम्पोर्टेंट पाथवे को डिस्टर्ब करेगा उतनी ही जल्दी सेल की डेथ होगी। तो इंजरीज में प्रोग्रेस थ्रू रिवर्सिबल स्टेज, इरिवर्सिबल स्टेज एंड कल्मिनेट इन सेल डेथ। तो सबसे पहले क्या होगा, रिवर्सिबल स्टेज में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई पॉइजन है, थोड़े मात्रा में गया, तो बॉडी जो सेल है उसको सहने की कोशिश करेगा, थोड़ी देर सहेगा, तो रिवर्सिबल स्टेज में सिस्टम रहेगा। और अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में चला गया तो वही इरिवर्सिबल स्टेज में चला जाएगा। तो डैमेज जो भी होगा इरिवर्सिबल होगा। और उसके बाद अगर फिर भी नहीं हटाया गया स्टिमुलस तो सेल डेथ होना जो है हो ही जाएगी सेल डेथ। वही आपको यहाँ बताया जा रहा है, रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी जो है। उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ सेल डेथ, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। तो पहले रिवर्सिबल होगी, फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, और फिर जो है सेल की डेथ होगी। तो सेल डेथ आर 2 काइंड्स, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। तो when damage to the membrane is severe, enzymes leak out of the lysosome, enter the cytoplasm and digest the cells, resulting in necrosis. तो नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस तो मैंने बताया था, नेक्रोसिस अब बता रहा हूँ कि जैसे ही मेम्ब्रेन फट जाएगा, लाइसोसोम बाहर आ जाएगा और वो खुद के ही सेल को डैमेज करने लगेगा पूरी तरह से, और जो है होस्ट रिएक्शन इन्फ्लेमेशन कॉज कर देगा। जब भी कभी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो ये कंडीशन देखने को मिलती है, नेक्रोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि सारे लाइसोसोम जो है फट जाते हैं। नेक्रोसिस इज द मेजर पाथवे ऑफ द सेल डेथ इन मैनी कॉमनली इनकाउंटर्ड इंजरीज सच एज दोज रिजल्टिंग फ्रॉम इस्चीमिया, एक्सपोजर टॉक्सिन, वेरियस इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा। नेक्रोसिस जो है बहुत ही साधारण बीमारी है, जैसे इस्चीमिया, ब्लड के कोरोनरी ऑक्यूलेशन की वजह से सप्लाई नहीं हो पाई, वहाँ नेक्रोसिस हो जाएगी तुरंत। एक्सपोजर टू टॉक्सिन, नेक्रोसिस हो जाएगी। इन्फेक्शन में भी बहुत सारे में देखा गया है, और ट्रॉमेटिक कंडीशन में भी नेक्रोसिस देखने को मिलता है। When a cell is deprived of growth factors और the cell DNAs, proteins, ये जो है एपोप्टोसिस बताया जा रहा है, kills itself। अगर डिप्राइव्ड ऑफ द ग्रोथ फैक्टर और सेल डीएनए और प्रोटीन में कुछ डैमेज हो गया है तो वो एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम सेल डेथ कॉज कर जाएगा और पूरी तरह से अपने आप को ख़त्म कर लेगा। एपोप्टोसिस इज एन एक्टिव एनर्जी डिपेंडेंट टाइटली रेगुलेटेड टाइप ऑफ सेल डेथ दैट इज सीन इन द सम स्पेसिफिक सिचुएशन। सबसे पहली बात है ये कि ये है एनर्जी डिपेंडेंट है, टाइटली रेगुलेटेड है, और जो है प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। ये उस सेल की प्रोग्रामिंग है पहले से ही कि अपने आप को वो नष्ट कर लेती है।
तो कॉज ऑफ सेल डेथ, कॉज ऑफ सेल इंजरी में यही लास्ट टॉपिक रहेगा आज का। तो कॉज ऑफ सेल इंजरीज रेंज फ्रॉम द ग्रॉस फिजिकल ट्रॉमा ऑफ ए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, जब मोटर व्हीकल एक्सीडेंट से हो या जीन डिफेक्ट से हो, किसी भी प्रकार से जो भी सेल की इंजरीज होंगी वो इन प्रकार की होंगी। तो ऑक्सीजन डिप्रीविएशन, ऑक्सीजन की कमी से तो मौत होती है, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ ऑक्सीजन अगर एक मात्रा से अधिक हो जाए तो वो भी एक प्रकार का जहर का काम करता है। इसलिए ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है उसको कभी भी जो है फुल पे नहीं चलाया जाता है, एक निश्चित मात्रा में ही ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है पेशेंट को। केमिकल एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट, इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन, जेनेटिक डिफेक्ट्स, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, फिजिकल एजेंट, एजिंग, कॉज ऑफ सेल इंजरी। तो ऑक्सीजन है, हाइपोक्सिया है। हाइपोक्सिया जो है कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसी से सेल डेथ हो जाती है। और इस्चीमिया जो है वेनस ड्रेनेज या फिर ब्लड सप्लाई की कमी को कहते हैं इस्चीमिया। हाइपोक्सिया और इस्चीमिया में अंतर कोई पूछ ले तो यही बताना है। हाइपोक्सिया जो है सेल इंजरी और डेथ हो जाती है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सिर्फ इतना मान, या फिर एरोबिक ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है उसकी वजह से जो कंडीशन आती है तो हाइपोक्सिया। और जब भी कहीं सर्कुलेशन से रिलेटेड बात आए कि हार्ट में ऑक्लूजन होने की वजह से इस्चीमिया हो गया तो ऐसे समझना है। इसके बाद ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कैन आल्सो रिजल्ट फ्रॉम इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन। निमोनिया के कंडीशन में बताया जाता है कि जो लंग्स हमारे हैं उसकी एपिथेलियल वॉल जो है डैमेज हो जाती है पूरी तरह से। अभी जो कोरोना है उसमें भी डैमेज हो रही है, उससे जो है ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब कैरिंग कैपेसिटी नहीं, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन, जिसमें हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन उसके में ऑक्सीजन अटैच हो जाए, इसकी जो टेंडेंसी है वो घट जाती है पूरी तरह। तो इसको देखने के लिए लोग ऑक्सीमीटर की इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन को नाप लेता है आपके स्किन टच करते ही। तो अभी कुछ दिनों पहले मैं भी गया था तो इसमें दिखाया कि 98 या 99% आया। तो नॉर्मल क्या है इसका? तो 95% जो है नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है, नॉर्मल ऑक्सीजनेशन इन द ब्लड। इससे कम है तो आपको मे बी निमोनिया हो, मे बी आपको कोरोना हो, लंग्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके बाद आ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड वाली बातें तो जानते होंगे। इससे एक जो सबस्टेंस बन जाता है जिससे जो है ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और सेल डेथ, ब्रेन की सेल डेथ होने लगती है। केमिकल एजेंट आ रहा है, ए नंबर ऑफ केमिकल सबस्टेंस कैन कॉज इंजरी। यहाँ तक कि जो चीनी और नमक है ये भी बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग है हमारे सिस्टम के लिए, क्योंकि ये ऑस्मैटिक प्रेशर को बिगाड़ देते हैं। तो अति मात्रा में जो है नमक का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, ग्लूकोज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और हमें जब ड्रिप लगाई जाती है तो उसमें भी सॉल्ट और ग्लूकोज की मात्रा जो है बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए, वरना जो है डिजीज़ कॉज कर देगा या सेल डेथ या सेल इंजरी कॉज कर देगा। ऑक्सीजन एट सफिशेंटली हाई तो वो भी डैमेजिंग है। इवन थेराप्यूटिक ड्रग भी, आपकी जितनी ड्रग्स हैं वो भी आपके लिए एक घातक कार्य करती हैं। यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जो जितने भी आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं उनकी जो टेंडेंसी है वो, मतलब अगर शास्त्रीय विधि द्वारा बनाई गई है तो वो उतनी अधिक डैमेजिंग नहीं होगी, क्योंकि नेचुरल सब्सटेंस की औषधियाँ जो हैं कम डैमेजिंग होती हैं। तो अब आ रहा है इन्फेक्शियस एजेंट्स, इन्फेक्शियस बैक्टीरिया वायरस के बारे में इस अगले क्लास में, मतलब आगामी कक्षाओं में इसको पढ़ाया जाएगा। तो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, ऑल्दो द इम्यून सिस्टम डिफेंड्स द बॉडी, लेकिन ऑटो इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट इसमें बताया जा रहा है। ऑटो इम्यूनिटी की वजह से भी सेल डेथ हो जाती है। इसमें गाउटी अर्थराइटिस, बहुत सारी जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस है जो कि
ऑटो इम्यूनोलॉजिकल डिजीज है, इम्यूनोलॉजिकल ऑटो इम्यूनिटी ही उसको सेल को डैमेज करने लगती है, अपनी ही इम्यूनिटी। अब आ रही है बात फिजिकल ट्रॉमेटिक कंडीशन, जितने भी ट्रॉमा है, रोड एक्सीडेंट, सडन शॉक, रेडिएशन, इलेक्ट्रिक शॉक, ये भी जो है फिजिकल डैमेज करते हैं और सेल को जो है इंजर्ड करने का कार्य करते हैं। और एजिंग जो है, एजिंग भी एक प्रकार का सेल डैमेज करता है। सेलुलर सेनेसेंस लीड्स टू अल्टरेशन इन रेप्लिकेटिव एंड रिपेयर एबिलिटी एंड इंडिविजुअल सेल्स एंड टिश्यू। तो एजिंग भी एक प्रकार का फिजिकल एजेंट है। तो आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।